अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानेट। तो इसका हम पहले कंटेंट देखते हैं कि आपके पीए फर्स्ट में सिलेबस क्या क्या है। तो कंटेंट ओपन कर लिए और कंटेंट में देखिए, हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर हैं और ज्योग्राफी में आपका 1 चैप्टर है। सिविक्स में आपके 2 चैप्टर हैं। सिविक्स में हम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी में हमारा 1 कंप्लीट हो चुका है और हिस्ट्री में हमारा 1 कंप्लीट हो चुका है। और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये हम इसका पार्ट 2 कर चुके थे। आज हमें पार्ट 3 स्टार्ट करना है। मतलब हमारा थोड़ा सा पार्ट हो गया था और थोड़ा सा पार्ट रह गया है। तो पहले हम चैप्टर 2 ओपन कर लेते हैं, पेज नंबर 12। फिर उसके आगे बताते हैं हम कैसा पार्ट 2 कैसा पार्ट 3। ठीक है, तो पेज नंबर 12 ओपन करिए और यहाँ देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था पार्ट 2। डेट उस दिन की लिखी है जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गई थी। उस दिन की हमने बताया था कि यहाँ पर डेट लिखनी है, यहाँ पर पार्ट 2। फिर ये हमने सारा इसमें पढ़ा था पार्ट 2 में। और हमने कहाँ तक पढ़ा था? बैटल ऑफ प्लेसी तक। ठीक है, ये जो हमने बैटल ऑफ प्लेसी तक पढ़ा था, ये टॉपिक हमने खत्म कर दिया था पार्ट 2। फिर यहाँ पर हमने वीडियो के लास्ट में बता दिए थे कि आप यहाँ पर लिख लिए पार्ट 2 कंप्लीटेड। तो अब द बैटल से स्टार्ट होगा हमारा पार्ट 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लिए पार्ट 3 या नीचे लिख लिए जहाँ पर भी आप लिखना चाहते हैं। तो आज हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ये हमने चैप्टर 2 के पार्ट 2 में, मतलब इसका पार्ट 2 में हमने बना, इसकी अलग वीडियो थी, यहाँ तक हमने कंप्लीट करा था। अब ये पार्ट 3 आज यहाँ स्टार्ट होगा। पहले स्टार्ट करते हैं द बैटल, मतलब जो भी बैटल हुई उसके बारे में बताएंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 1756, जब 1756 में जब अली वर्दी खान मर गए, उनकी डेथ हो गई। कंपनी ऑफिशियल्स ट्राई टू इंस्टॉल अ पपेट नवाब बट कुड नॉट सक्सीडेड। तो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, जो कंपनी के मालिक या उनके जो ये कह लिए लीडर थे, उन्होंने क्या सोचा कि जो हम जो है नवाब को, पपेट नवाब को अब हायर करते हैं, मतलब ऐसे नवाब बनाते हैं, ऐसे राजा बनाते हैं जो कि हमारी गुलामी करें, हमारे हिसाब से इंडिया को क्या करें, हुकूमत इंडिया पे करें। ठीक है, सिराजुद्दीन दौला बिकेम एंग्री विद दीज डेवलपमेंट्स एंड आस्क्ड कंपनी ऑफिशियल्स टू स्टॉप इंटरफेयरिंग एंड लोकल अफेयर्स। तो सिराजुद्दीन दौला जो अली वर्दी खान के बाद जो रूलर बने थे, उन्होंने इन सब चीज़ों से वो नाराज़ हो गए और उससे गुस्सा आ गया उन्हें, और उन्होंने कंपनी ऑफिशियल्स को जो है स्टॉप कर दिया। इन सब हमारी लोकल अफेयर्स में, हमारे जो लोकल मामले हैं उसमें आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने रोक दिया किसे? ब्रिटिशर्स को। ही ऑल्सो आस्क्ड देम टू पे रेवेन्यू एंड टू स्टॉप एनी फर्दर। इन्होंने और क्या कहा कि आप रेवेन्यू पे करेंगे, मतलब आप लोग भी टैक्स देंगे। जैसे हमारे इंडिया के लोग, इंडिया में रहकर जो इंडिया के लोग हैं वो टैक्स दे रहे हैं, तो आप तो बाहर के लोग हैं, यहाँ पर आके फ्री में ट्रेड नहीं करेंगे और आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। एंड टू स्टॉप एनी फर्दर, और आगे कोई फर्दर फोर्टिफिकेशंस ना करें, उसे स्टॉप करने के लिए भी इन्होंने कहा। स्टॉप फोर्टिफिकेशन कहते हैं किलाबंदी, मतलब ये अपने किले बना रहे थे, अपने सामान रखने के लिए गोडाउन बना रहे थे। क्या बना रहे थे? वेयर हाउस बना रहे थे कि अपना सामान वहाँ पर सेफली रख पाएँ। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि आप तो अपनी जगह बढ़ाते ही जा रहे हैं, हर जगह जहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर अपने फोर्टिफिकेशंस किले बना रहे हैं। तो इन्होंने इस पर भी किसने कहा? इन्होंने सिराजुद्दौला ने कहा। देखिए यहाँ पर आपका किंग का नाम क्या है? सिराजुद्दौला। ये किसके बाद आए? अली वर्दी खान के बाद आए। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि आप ये सब फोर्टिफिकेशंस रोकिए, आप ये फालतू के किला मत बनाइए, और जो जितने किले बने हैं उससे ही आप काम चलाइए। और जो सारा सामान जो आप खरीदते हैं उस पर आप पर भी टैक्स लगेगा। आप हमारे इंडिया के लोग भी टैक्स देते हैं तो आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। आप कोई स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल आपको स्कीम या फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी। ठीक है, द फेलियर ऑफ नेगोशिएशंस लेड सिराजुद्दौला टू मार्च। और ये जो आपस में बात हुई, जो नेगोशिएशंस हुई, इससे फेल हो गया ये मतलब ये इनकी बातें उन्होंने फॉलो नहीं की लीडर ने, ब्रिटिशर्स ने। फिर क्या हुआ? सिराजुद्दौला टू मार्च विद 30,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स टू कासिम बाज़ार। फिर इन्होंने 30,000 सोल्जर्स के साथ कासिम बाज़ार तक मार्च किया। अपने 30,000 सोल्जर के साथ मार्च पर निकल गए। ठीक है, सिराजुद्दौला। कंपनी ऑफिशियल्स वर डिसआर्म एंड कैप्चर्ड, और वहाँ के जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनके डिसआर्म थे और उनके जो हथियार थे छीन लिए गए और उन्हें पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो अब भी नहीं मान रहे थे और राजा की बात नहीं मान रहे थे, इंडिया के अंदर आके इंडिया के रूलर की बात नहीं मान रहे थे। तो इन्हें इससे सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया और इन्होंने 30,000 अपने सैनिक निकाले और कहा चलो आज इन्हें पकड़ के लाते हैं। फिर गए वहाँ पर, उन्हें पकड़ा, कैप्चर किया, उनके हथियारों के साथ उन्हें मतलब जो उनके हथियार थे उन्हें छीन लिए गए, उन कंपनी के ऑफिशियल्स को पकड़ लिया गया। द वेयर हाउस वॉज लॉक एंड इंग्लिश शिप्स वर ब्लॉक्ड। जो उनके वेयर हाउस थे, जो उनके गोडाउंस थे, वो लॉक कर दिए गए, बंद कर दिए गए। और जो उनकी इंग्लिश शिप थी जिससे वो आते थे ट्रेड करने के लिए, जो अपने इंग्लैंड से, वो ब्रिटेन से जो अपने आते थे यहाँ पर, वो शिप जो लेके आते थे उसे भी बंद कर दी गई, उसके रास्ते बंद कर दिए गए, ब्लॉक कर दी गई। द नवाब मार्च टू कलकत्ता टू टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनीज फोर्ट। और फिर वो कलकत्ता गए, जो उनकी कंपनीज के फोर्ट थे, उनके जो किले बने हुए थे, जहाँ पर वो कंपनी का, उनकी मेन जो कंपनी थी, जहाँ पर उनका गोडाउन था, सामान था, वहाँ पर गए उसे मार्च करते हुए कि वहाँ पर कंट्रोल करा जाए और वहाँ पर भी रोका जाए।
ऑन हेयरिंग द न्यूज़, ये न्यूज़ सुनकर रॉबर्ट क्लाइव जो था, उनका जो लीडर था, उस मतलब जो लीड कर रहा था उस टाइम ब्रिटेन को, मतलब वहाँ के जो हमारे ट्रेडर्स थे जो ब्रिटेन से आए थे, उन्हें लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। लेड एन आर्मी फ्रॉम मद्रास एंड रीच कलकत्ता, फिर वो मद्रास से अपनी आर्मी लेकर कलकत्ता पहुँच गया रॉबर्ट क्लाइव सुनकर कि अरे वहाँ पर नवाब जा रहा है, सिराजुद्दीन दौला जो नवाब हैं वहाँ पर जा रहे हैं, हमारे जो फोर्ट हैं उन्हें बंद करने। तो ये सुन के वो न्यूज़ मद्रास से कोलकाता पहुँच गया। मैनी राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन टुक प्लेस बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दीन दौला, फिर आपस में काफ़ी राउंड हुए, काफ़ी बातें चली, कई राउंड्स हुए, उसमें बातें हुई, आपस में नेगोशिएशंस हुए। व्हेन दीज नेगोशिएशन फेल्ड, फिर आपस में बातचीत करने के बाद कोई टॉपिक मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकला, हमेशा आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहे। राजा चाह रहे थे कि कोई किला, आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पर किला नहीं बनाने देंगे और आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। वो कह रहे थे कि हम पहले जैसे रहे थे वैसे ही हम चाह रहे हैं कि हमें टैक्स न देना पड़े और हम किला बनाएं। तो ये जो है आपस में लड़ाई सी शुरू हो गई, मतलब एक दूसरे की बात कोई सुनना ही नहीं चाह रहा था। फिर क्या हुआ, मैनी राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन, मतलब आपस में काफ़ी बहस के बाद, काफ़ी बातों के बाद क्या हुआ, किसके बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। व्हेन दिस नेगोशिएशन फेल, जब ये नेगोशिएशन फेल हो गया, द फेमस बैटल ऑफ प्लेजी वॉज फॉट ऑन 23 जून 1757। तो जो फेमस बैटल ऑफ प्लेजी के नाम से हम जिसे जानते हैं, मशहूर जो लड़ाई हुई, वो कब हुई, 23 जून को 1757 को हुई। किसके बीच में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में हुई। कब, 23 जून 1757 जिसे कहें, ठीक है। ये इसी वजह से हुई थी क्योंकि ये चाह रहे थे सिराजुद्दौला, ये हम अपने इंडिया को बचाना चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि ऐसे अगर ये कब्जा करते गए हल्के हल्के तो इंडिया को पूरा खा जाएंगे, पूरे इंडिया को बर्बाद कर देंगे। फ्री में सारा सामान ले जा रहे हैं और उसे फिर महंगा करके बेच रहे हैं, तो इनका ही फ़ायदा हो रहा है और कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आ रही थी। कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन गेटिंग अ क्लोज एसोसिएट ऑफ सिराजुद्दौला ऑन देयर साइड्स, कंपनी ऑफिशियल जो थे वो सक्सीड हो गए, मतलब कामयाब हो गए। किससे, सिराजुद्दौला दौला को हराकर उस बैटल में वो कामयाब हुए। ही वॉज मीर जाफ़र, कौन था, कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन गेटिंग अ क्लोज एसोसिएट ऑफ सिराजुद्दौला ऑन देयर साइड, मतलब जो कंपनी ऑफिशियल्स, ये मतलब मेन यही बात है यहाँ पर, जो सिराजुद्दीन दौला का जो वो था, मीर जाफ़र जो था, हु वॉज गिवन एन एश्योरेंस दैट आफ्टर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला ही वुड बी मेड द नवाब। मीर जाफ़र जो था उसे ये बता दिया कंपनी ऑफिशियल्स ने कि मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला है उसके बाद हम तुम्हें किंग बना देंगे, तो उसके लालच में आके वो उनका साथ दे देता है। ही वुड मेड बी द नवाब, कि वो अगला नवाब बना दिया जाएगा सिराजुद्दौला के बाद। मीर जाफ़र एंड हिज फोर्स डिड नॉट फाइट ड्यूरिंग द बैटल, और उस लड़ाई में मीर जाफ़र और उसकी फोर्स साथ नहीं देती है, किसका, सिराजुद्दौला का। एंड दिस वॉज अ मेजर कॉज फॉर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला, इस वजह से सिराजुद्दौला हार जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। और उनकी क्या हुआ, क्योंकि मीर जाफ़र ने जो है उन्हें धोखा दे दिया। मीर जाफ़र ने तो ये सोचा कि सिराजुद्दौला मरी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके बाद किंग तो मैं ही बनना हूँ, और अगर सिराजुद्दौला जीत गया तो मैं फिर किंग नहीं बनूँगा। तो वो अपनी बैटल वो उसमें फ़ाइट नहीं करते हैं, अपने फोर्सेस को नहीं भेजते हैं और उनका साथ नहीं देते हैं, और सिराजुद्दौला का अकेले पड़ जाने की वजह से ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं। फिर क्या होता है, ये इसी तरह से क्या हुआ, फिर ये बैटल ऑफ प्लेजी हार गए। सिग्निफिकेंट ऑफ बैटल ऑफ प्लेजी, सिग्निफिकेंट मतलब बैटल ऑफ प्लेजी क्यों ज़रूरी थी और क्यों इन्होंने लड़ा, इसका मकसद क्या था। सिराजुद्दौला वॉज एसेसिनेटेड आफ्टर हिज डिफीट एंड मीर जाफ़र वॉज मेड द नवाब ऑफ द बंगाल। सिराजुद्दौला जो हैं वो मारे गए, हटा दिए गए। कब, जब वो बैटल ऑफ प्लेजी में हार गए तो वहाँ से किंगशिप उनकी हट गई और मीर जाफ़र जो है दूसरे नवाब बन गए, अगले नवाब बन गए बंगाल के। फॉर द कंपनी इट वॉज अ गुड अरेंजमेंट, और ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। क्यों, बिकॉज दे वांटेड टू फोकस ऑन बिजनेस अदर देन ऑन लोकल पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, अगर वो चाहते तो वो खुद भी किंग बन सकते थे, मगर वो किंग नहीं बने, क्योंकि वो उन्हें जो है लोकल पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर वो अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते थे, वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मीर जाफ़र को एक कठपुतली की तरीके से राजा बना दिया कि अरे मीर जाफ़र तुम राजा बन जाओ, सिराजुद्दौला को उसका साथ मत दो, हम उसे हरा देंगे तो अगले रूलर तुम्हें बना देंगे। सिराजुद्दौला जो है ऐसे हार जाते हैं, मगर मीर जाफ़र खुश हो गए कि अब तो मुझे किंग बनना है। तो वो मगर पागल थे, मीर जाफ़र की गलती ये थी, उन्होंने ये नहीं सोचा ये मुझे किंग क्यों बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो किंग क्यों बनाना चाहते थे, वो कठपुतली बनाना चाहते थे, अपने अंडर में कंट्रोल में रखना चाहते थे उन्हें। फिर बाद में यही हुआ, बट व्हेन इवन मीर जाफ़र कुड नॉट टॉलरेट सर्टेन अनड्यू एडवांसेस बाय द कंपनी। फिर बाद में क्या हुआ, मीर जाफ़र को भी बर्दाश्त नहीं हुई ये सारी फालतू की चीज़ें, जो कि कंपनी जो है एडवांस में नई नई चीज़ें ला रही थी, ये सारी चीज़ें मीर जाफ़र भी सह नहीं पा रहे थे। उन्हें भी लगने लगा कि कंपनी अब ये एडवांसमेंट जो कर रही है हमारे खिलाफ हो रहा है।
When मीर जाफ़र प्रोटेस्ट ही वॉज रिमूव एंड मीर कासिम वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। फिर मीर जाफ़र ने जब खिलाफ आवाज़ उठाई कि नहीं आप लोग ये सब गलत कर रहे हैं, मीर जाफ़र तो ये सोच रहे थे अरे भाई अब तो मैं किंग हूँ, तो उन्होंने आवाज़ उठाई। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वहाँ से हटा दिया और मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बैठा दिया गद्दी पर। मीर जाफ़र वॉज हाउएवर लेटर री इंस्टेटेड एज द नवाब ऑफ बंगाल। फिर बाद में मीर जाफ़र को दोबारा बनाया गया था नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का नवाब। द कंपनी नाउ डिमांडेड अ मंथली पेमेंट ऑफ 5 लाख पर मंथ, ठीक है, 1 टाइम्स 100,000 10 लाख। फिर कंपनी जो है 5 लाख पर मंथ रुपए मांगने लगी मीर जाफ़र से, उल्टा उनसे मांगने लगी। टैक्स नहीं दे रहे थे उल्टा, और उनसे मांग रही है किस लिए, अपने कंपनी के लिए, ठीक है। क्यों, द कंपनी नीडेड द मंथ मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर। जो कंपनी थी अपने वॉर के लिए, अब देखिए भाई यहाँ पर कंपनी जो है इतनी पावरफुल कंपनी हो गई है, इतना उनका ट्रेड बढ़ गया है, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी वॉर के लिए, लड़ाई के लिए उन्हें पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। वो सारा पैसा कहाँ से उन्हें लेना चाहिए था, अपनी गवर्नमेंट से, मगर वो किससे ले रहे हैं, अब मीर जाफ़र से, जो रूलर है वहाँ का, नवाब जो है, कहाँ का, यहाँ का जो बंगाल का नवाब है। बट इवन द अरेंजमेंट वॉज नॉट अ कंफर्टेबल वन फॉर द कंपनी। मगर ये अरेंजमेंट जो था ये कंफर्टेबल नहीं रहा कंपनी के लिए। आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफ़र इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। जब मीर जाफ़र ख़त्म हो गए, मर गए, उनके बाद जो मुगल एम्परर आए उन्होंने कंपनी को एक दीवान के तौर पर क्या दिया, उन्हें एज दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। मतलब उन्हें जो है दीवान एक सिस्टम होता है, दीवानी सिस्टम, जिसमें आप किसी को अगर दीवान बना देते हैं, दीवानी सिस्टम उसे दे देते हैं, तो उसमें ये होता है वो टैक्स और लैंड रेवेन्यू और सब टैक्स कलेक्ट कर सकता है अपने पास। तो अब ये क्या हुआ, दिस गिव द कंपनी एन एक्सेस टू वास्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन बंगाल। अब बंगाल के अंदर कंपनी इधर उधर से तो अपना तो कमा ही रही थी, बाकी इधर उधर से भी टैक्स कलेक्ट करने लगी, बाकी लोगों से भी टैक्स करने लगी, तो उसके पास तो रेवेन्यूज़ बहुत सारा हो गया, बंगाल के अंदर उसके सोर्सेज बढ़ गए, इनकम बढ़ गई, ठीक है। अर्लियर दे हैड टू बाय एवरीथिंग बाय पेइंग इन गोल्ड। और पहले क्या था, इन्हें जो है पैसा जो है अपना सोना देकर, गोल्ड पहले क्या था, ये हमारे स्टील के ये हमारे सिल्वर के सिक्के नहीं चलते थे, सोने के चलते थे, तो ये पहले सोने के सिक्के देकर जो है सामान खरीदा करते थे। बाद में क्या हुआ, जब इन्हें ये दीवानी सिस्टम, दीवान इन्हें दे दिया गया, तो इसमें ये था कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप फिर ये क्या करने लगे, नाउ विद ह्यूज सोर्स ऑफ रेवेन्यू एट देयर कमांड दे कुड फाइनेंस देयर बिजनेस एंड आर्मी। अब इतने सारे सोर्सेज जो रेवेन्यू इनके, जो मुगल किंग ने इन्हें दे दिए थे मीर जाफ़र के डेथ के बाद, तो उससे ये फ्री में सारा सामान ले रहे थे, कोई टैक्स नहीं दे रहे थे। और जैसा कि अगर कहा इनके घर की भी कोई चीज़ होती थी तो ये कहते थे हम अपने कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए लेके जा रहे हैं, तो फैक्ट्री के नाम पर फ्री में ले जाया करते थे। The acquisition of the Diwani of Bengal thus solve a major problem for the country। मतलब अब ये जो दीवानी सिस्टम था ये एक मेजर प्रॉब्लम खड़ी करके लाया, किसके लिए, फॉर द कंपनी, सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द कंपनी, सॉरी, मतलब ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं जो दीवानी सिस्टम था, दीवान जो इन्हें मिला बंगाल में, दीवान ऑफ बंगाल जो इन्हें प्रोवाइड हुआ किसे, कंपनी को, तो इससे इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि अब इन्हें चीपर रेट में सामान मिल रहा है, पैसे नहीं भी दे रहे हैं तो ये जो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो इन्हें जो है लॉ और ऑर्डर के ज़रिए ये सारे लॉज और ऑर्डर इनके लिए पास हो गए हैं कि आप जाइए, आपके लिए दीवानी सिस्टम पास है, आप फ्री में सामान खरीदिए, आप टैक्स मत दिए, ये सारी चीज़ें हो गई थी, ठीक है। फिर हुई बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर भी इसी वजह से हुई, और क्यों हुई ये अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुई थी हमारी, ठीक है, तो यही हुआ, फिर बैटल ऑफ बक्सर शुरू हो गई। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र। अब भाई मीर जाफ़र तो मर गए, मगर उनके जो सन इन लॉ थे वो अभी जिंदा थे। वॉज मेड द न्यू नवाब बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सन इन लॉ जो थे इनके, मीर जाफ़र के, इन्हें जो है नया नवाब बना दिया गया कंपनी का, किसके ज़रिए, सॉरी, बंगाल, कहाँ के, बंगाल के थे ना, बंगाल के नए किंग बना दिए गए, किसके ज़रिए, कंपनी के ज़रिए। कंपनी ने सोचा मीर जाफ़र के सन इन लॉ को बनाते हैं। मीर कासिम ट्राई टू स्टेबलाइज द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बंगाल। और मीर कासिम जो थे उन्होंने ट्राई किया कि जो अपना बंगाल का फाइनेंशियल स्टेटस है जो गिर गया है, बहुत ही इकोनॉमी गिर गई है, उसे बढ़ाना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस अपना ठीक करना चाहिए, उसके लिए इन्होंने ट्राई किया। ही मॉडर्नाइज द आर्मी एंड एबोलिश द टैक्सेस ऑन इंटरनल ट्रेड, हैंस ही बिकम अनपॉपुलर। इन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया और टैक्सेस जो थे इंटरनल ट्रेड पर वो एबोलिश कर दिए, ख़त्म कर दिए। हैंस ही बिकम अनपॉपुलर, जिसकी वजह से ये अनपॉपुलर हो गए, क्योंकि इन्होंने भाई अब बिल्कुल ही टैक्सेस हटा दिए हैं। जो ट्रेड चल रहा है इंटरनली इंडिया के अंदर, जो ट्रेड चल रहा है उस पर टैक्सेस ही हटा दिए, तो इससे तो और उन्हें फ़ायदा होगा, तो इससे क्या हुआ, ये अनपॉपुलर हो गए। मीर कासिम ऑल्सो मेड अलायंस विद शाह आलम सेकेंड। मीर कासिम ने क्या किया, अब शाह आलम सेकेंड के साथ अपने अलायंस बनाए। द नवाब ऑफ अवध, जो कि कहाँ के नवाब थे, अवध के नवाब थे, एंड शुजा-उद-दौला,
ये शुजा-उद-दौला हैं, ठीक है, ठीक है। ये कौन है? शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला और नवाब ये कहाँ के थे? ये मीर कासिम जो थे, पहले इन्होंने किसके साथ अलायंस बनाई? शाह आलम जो कि नवाब ऑफ अवध थे एंड शुजा-उद-दौला, इनके साथ अपनी अलायंस बनाई। दे फॉट विद द ब्रिटिश फोर्सेस एट बक्सर, और ये तीनों मिलकर आपस में इन्होंने अपनी ग्रुप बनाया और इन्होंने क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर में 1704 एडी में लड़ाई की। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर से लड़ाई की। हाउएवर दे वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, फिर बाद में क्या हुआ? ये ब्रिटिश से हार गए। आफ्टर द बैटल द ब्रिटिश बिकम द मास्टर्स ऑफ इंडिया। अब भाई ये इतने बड़े रूलर को, जो बाकी जो लास्ट किंग बचे थे उन्हें भी हरा दिया ब्रिटिशर्स ने, तो अब तो उनके अंदर क्या हुआ कि अब तो हमने इंडिया को अपने हासिल कर लिया, हमने अपने काबू में कर लिया, और अपने इंडिया को इंडिया के क्या बन गई? ये मास्टर्स बन गए। मतलब अब तो तुम इंडिया वालों सब हमारे कंट्रोल में हो, क्योंकि भाई अब जब राजा को हरा दिया तो फिर कौन बचा? जनता बची है। जनता क्या कर लेगी जब राजा हार गए, खत्म, ठीक है, डिफीट हो गए। सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर की सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब क्यों हुई, कैसे हुई, किस वजह से हुई? द रिजल्ट ऑफ बैटल वर एज फॉलो, जो इसके रिजल्ट थे, मतलब बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, बंगाल के अंदर रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी, शुरू कर दी। फिर दूसरा क्या था इसका? द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश शाह आलम सेकंड एंड सिराजुद्दौला इन 1765 एडी, और जो इलाहाबाद के अंदर एक ट्रीटी साइन हुई, किसके किसके बीच में? ब्रिटिश के बीच में, शाह आलम सेकंड के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच में, इन तीनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हो गई। द विक्ट्री ऑफ प्लेजी एंड बक्सर कंसोलिडेटेड द पोजीशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब जब ये प्लेजी भी जीत गए, बक्सर भी जीत गए, दोनों फाइट जीत गए, उसके बाद क्या हुआ? जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशंस थी ये बढ़ गई और इनका मतलब रुतबा बढ़ गया। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज स्टार्टेड, और यहाँ पर डुअल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। द ब्रिटिश हैड ऑल द पावर एंड इनकम बट नॉट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इन ब्रिटिशर्स के पास क्या थी? सारी पावर थी, सारी इनकम, सारा पैसा सब कुछ इन्हीं के पास था, मगर कोई जिम्मेदारी ये नहीं लेते थे। द सोल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ट्रस्टेड ऑन द नवाब, जो सोल एडमिनिस्ट्रेटिव थे और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो सारी किस पर दे दी गई थी? नवाब पर दे दी गई थी। अब भाई तुमने नवाब को बिल्कुल ही भिखारी बना दिया, सारा पैसा उनसे छीन लिया, ठीक है, उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं, मतलब सारी इकोनॉमी, सब पैसा अपने पास रख लिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तुमने नवाब को दे दी, तो वो कैसे काम करेंगे? डुअल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल एंडेड इन 1772 एडी, फिर 1772 एडी में क्या हुआ? डुअल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया। द न्यू गवर्नर जनरल, फिर नए गवर्नर जनरल आए, कौन? वॉरेन हेस्टिंग। 1772 एडी से लेकर 1785 एडी तक ये रहे, न्यू जनरल गवर्नमेंट रहे, क्या नाम है इनका? वॉरेन हेस्टिंग। फर्दर एक्सटेंडेड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर इंडिया, और इन्होंने आकर फिर इंडिया के अंदर और अच्छे से कंट्रोल फैला दिया, अपना जो ब्रिटिश कंट्रोल था इंडिया के अंदर और फैला दिया। पहले कुछ एरिया में था, फिर आके और फैला दिया। यहाँ पर आपको हो सकता है मैप दिया हो, देखिए यहाँ पर हमारा पहले मैप दिया है। शुरू में जब ब्रिटिश आए तो ये खाली जो येलो पार्ट है ना, यहाँ पर इनका ट्रेड था, फिर हल्के हल्के करके ये बिल्कुल दीमक की तरह खाते चले गए इंडिया को, और इतनी जगह पे इन्होंने क्या किया? हुकूमत कर ली। फिर लास्ट में देखिए येलो वाला जो पार्ट है ये इनका क्या है? ब्रिटिशर्स का जहाँ पर रूल था। मेरे हिसाब से रूल तो यहाँ पर भी था, बस यही था कि यहाँ पर किंग बैठे हुए थे, इनकी कठपुतली की तरह काम कर रहे थे। तो देखिए कहाँ से कहाँ पर पहुँच गए। इतने हिस्से में पहले इन्होंने ट्रेड शुरू किया, फिर बाकी पूरे इंडिया में इन्होंने कब्जा कर लिया। तो यही मैप इसमें ये शो कर रहा है। फिर क्या है? वॉर विद मैसूर। अब भाई इंडिया की बात तो खत्म, मैसूर की भी तो, मैसूर से भी तो इन्हें खतरा हो सकता था। द ट्रीटी विद मराठास इनेबल द ब्रिटिश टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन मैसूर एज द मराठास प्रोमिस्ड। अब जो ये ट्रीटी साइन हुई थी किसके साथ? मराठा के साथ। इससे क्या हुआ? जो इन्हें मराठास इनेबल द ब्रिटिश, द ट्रीटी विद मराठास इनेबल द ब्रिटिश टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन मैसूर एज द मराठास प्रोमिस्ड टू हेल्प देम इन रिकवरिंग देयर टेरिटरी फ्रॉम हैदर अली। जैसे कि जो ट्रीटी साइन हुई थी मराठास के साथ, इससे ये इन्हें क्या इजाज़त मिल गई? क्या इनेबल हो गई? ये किस लिए इनेबल हो गए? ब्रिटिश टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन मैसूर के ऊपर अब ये प्रेशर्स लगाएं, एज द मराठास प्रोमिस टू हेल्प देम इन रिकवरिंग देयर टेरिटरीज फ्रॉम हैदर अली, क्योंकि मराठास ने इन्हें प्रॉमिस किया था कि वो अपनी इनकी टेरिटरीज़ को रिकवर कराएंगे, हैदर अली से छुड़वाएंगे। वॉर विद हैदर अली हैड स्टार्टेड इन 1700 एडी, और 1780 एडी में लड़ाई शुरू हो गई हैदर अली के साथ। रिपीटिंग हिज अर्लिएस्ट एक्सप्लॉइट, हैदर अली इन्फ्लिक्टेड वन डिफीट आफ्टर अनदर ऑन द ब्रिटिश आर्मीज। एक के बाद एक ये हैदर अली हार गए, इनसे काफ़ी फाइट हारे इन द कर्नाटका एंड फोर्स देम टू सरेंडर इन अ लार्ज नंबर। और
क्या हुआ, इन्हें सरेंडर करना पड़ा लार्ज नंबर में। ही सून ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट द होल ऑफ द कर्नाटक। फिर क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर क्या है, हैदर अली इन्फ्लिक्टेड वन डिफीट आफ्टर एनदर, मतलब एक के बाद जब डिफीट इन्हें एक डिफीट मिली, ठीक है, एक के बाद एक, मगर एक बाद में क्या हुआ, ही सून ऑक्यूपाइड द ऑलमोस्ट द होल ऑफ द कर्नाटक, बाद में इन्होंने जल्द ही कर्नाटक को पूरा होली पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। बट वंस अगेन ब्रिटिश आर्म्स एंड डिप्लोमेसी सेव द डे, फिर बाद में दोबारा ब्रिटिश आर्मी ने और डिप्लोमेसी ने क्या किया, अपने दिन बचा लिए और फिर से इन्हें हरा दिया। वॉरेन होस्टिंग ब्राइब द निज़ाम विद द सेशन ऑफ गुंटर डिस्ट्रिक्ट एंड गेंड हिज विदड्रॉल फ्रॉम द एंटी ब्रिटिश अलायंस। ब्राइब कहते हैं हम घूस देना, या ये कहते हैं हम जो हम वो दे देते हैं, ब्राइब दे देते हैं, घूस दे देते हैं, किसी को रिश्वत दे देते हैं, उसे कहते हैं। वॉरेन होस्टिंग ने निज़ाम को क्या किया, पूरा जो ग्रुप था उन्हें मतलब घूस दे दिया, जो भी इनके खिलाफ थे उसे अपनी तरफ कर लिया। फिर इस तरह से ये हुए, ये यहाँ के भी जीत गए, ठीक है। एंड सेशन ऑफ द गंटर डिस्ट्रिक्ट एंड गेन हिज विड्रॉल, और अपना विड्रॉल गेन कर लिया, मतलब वहाँ पर गेन किया फ्रॉम द एंटी ब्रिटिश अलायंस, जो उनकी एंटी ब्रिटिश अलायंस थे उनसे। ड्यूरिंग 1781 to 82 ही मेड पीस with the Marathas and thus freed a large part of his army for use against मैसूर। फिर ये इन्होंने जब 1781 से 82 के बीच में क्या किया, इन्होंने एक पीस साइन किया मराठास के साथ, सुकून का मामला शुरू किया। क्यों, क्योंकि इन्हें भाई अफौज चाहिए। एंड दस फ्रीड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज आर्मी फॉर यूज़ अगेंस्ट मैसूर, और मैसूर के खिलाफ इनकी आर्मी, इनके जो मराठास थे इनके आर्मीज़ को यूज़ किया, इस्तेमाल किया लड़ने के लिए। इन जुलाई 1781 द ब्रिटिश आर्मी अंडर एरेकोटी डिफीटेड हैदर अली। फिर 1781 में जो एरेकोटी थे इनके अंडर में ब्रिटिश आर्मी ने किसे हरा दिया, हैदर अली को, एट पोर्टो नोवो जगह है वहाँ पर। एंड सेव मद्रास, और मद्रास को बचा लिया। आफ्टर हैदर अलीज डेथ इन दिसंबर 1782, इनकी डेथ हो गई फिर 1782 में हैदर अली की। द वॉर वॉज कैरीड ऑन बाई हिज सन, फिर इनके बेटे आए टीपू सुल्तान। इनका तो आपने नाम सुना ही होगा। टीपू सुल्तान के बारे में ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ इनसे कांपते थे, ये समझ लिए, इनके सामने आने से डरते थे, टीपू सुल्तान के सामने आने से। फिर हैदर अली के मौत के बाद, डेथ के बाद 1782 में जब दिसंबर में ये डेथ हो गए तो मर गए, फिर टीपू सुल्तान आए, इनके बेटे, इन्होंने ये लड़ाई शुरू की, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ। सिंस नाइदर साइड वॉज कैपेबल ऑफ ओवर पावरिंग द अदर, पीस वॉज साइन बाई देम इन मार्च। फिर क्या हुआ, दोनों तरफ से कोई भी जीत नहीं पा रहा था, एक दूसरे को मतलब दबा नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ, एक पीस साइन हुआ, मतलब सुकून का एक एग्रीमेंट साइन किया गया एक तरह से कि अब लड़ाई नहीं होगी, ऐसा कुछ जो साइन किया जाता है, ठीक है, मार्च में 1784 में। एंड बोथ साइड्स रिस्टोर्ड ऑल कॉन्क्वेस्ट, और दोनों तरफ से सारे कॉन्क्वेस्ट जो है रोक दिए गए। फिर क्या हुआ, द थर्ड ब्रिटिश एनकाउंटर विद मैसूर वॉज मोर फ्रूटफुल फ्रॉम द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो तीसरा इन्होंने अटैक किया, ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। द अथॉरिटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर एक्यूरेटली हॉस्टाइल टू टीपू, और जो अथॉरिटीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्होंने एक्यूरेटली टीपू को हॉस्टाइल किया। फिर क्या हुआ, वॉर बिटवीन द टू अगेन बिगेन, और इन दोनों के बीच में दोबारा लड़ाई शुरू हो गई। कब, 1789 AD में। एंड एंडेड इन टीपू टीपूज डेथ, और फिर जब टीपू की डेथ हो गई 1792 AD में, तब ये लड़ाई ख़त्म हो गई। मतलब जब तक लड़ाई चलती रही आपस में इन दोनों के, ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के, जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई टीपू सुल्तान की 1792 तक। इवन दो टीपू फॉट विद एग्जाम्पलरी ब्रेवरी, और इसके बावजूद ये बताया जाता है टीपू सुल्तान ने अपनी पूरी बहादुरी से इनसे लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि उनके ज़िंदा रहने तक ब्रिटिशर्स को जीतने नहीं दिया, ठीक है, ब्रिटिशर्स को आखिरी दम तक इनसे लड़ते रहे अपनी पूरी बहादुरी से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द गवर्नर जनरल सक्सीडेड थ्रू श्रूड डिप्लोमेसी इन आइसोलेटिंग हिम बाई विनिंग ओवर द मराठास, मतलब अब मराठास को भी जीत लिया उन्होंने। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे इनके गवर्नर जनरल थे, फिर ये और आगे बढ़ गए, अब भाई जो हल्के हल्के करके सारे किंग को मारते जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, द निज़ाम एंड द रूलर्स ऑफ ट्रेवेंकोर एंड कोरग, इन पे भी मतलब क्या हुआ, ये रूल करने लगे हर तरफ से, ये सारे रूलर्स पे क्या होने लगे, हावी होने लगे। दिस वॉर अगेन रिवील्ड दैट द इंडियन पावर वर शॉर्ट साइटेड इनफ टू एड द फॉरेनर अगेंस्ट अनदर इंडियन पावर फॉर द सेक ऑफ टेम्पररी एडवांटेजेस। अब क्या हुआ, दिस वॉर अगेन रिवील्ड, ये वॉर दोबारा रिवील्ड, इस वॉर ने, इस लड़ाई से दोबारा ये साबित हो गया जो इंडिया पावर है वो
वर शॉर्ट साइटेड इनफ टू एड द फॉरेनर अगेंस्ट अनदर इंडियन पावर फॉर द सेक ऑफ टेम्परेरी एडवांटेजेस। अब ये तो इससे साबित हो गया कि उन्हें हराना मुश्किल है। बाय द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापतम, टीपू ceded half of his territories to the allies and paid 330 लाख रुपीज़ एंड आइडेंटिटी। अब जो ये ट्रीटी साइन हुई थी सेरिंगापतम, इससे जो टीपू हैं इन्होंने अपनी हाफ टेरिटरीज कम से कम बचा ली और 330 लाख रुपए उन्हें एक तरह से टैक्स के तौर पर, या ये कह लिए जो भुगतान देना पड़ता है, ठीक है, वो जो है मतलब एक तरह से ये कह लिए जो जैसे कि हम अगर कोई जेल चला जाता है तो उसे जो है पेमेंट देना पड़ता है, फ़ाइन देना पड़ता है, इस तरह का इन्होंने 330 लाख रुपए दिए इन्हें। द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर डिस्ट्रॉयड टीपूज डोमिनेंट पोजीशन इन द साउथ एंड फाइनली इस्टेब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेसी। फिर जब तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर हुई, मैसूर वॉर एंग्लो जो तीसरी वॉर हुई थी उसमें टीपू सुल्तान की डोमिनेशन ख़त्म हो गई, टीपू सुल्तान हार गए और टीपू सुल्तान का वहाँ से नाम खत्म हो गया और पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गए ब्रिटिश सुप्रीमेसी, पूरी तरह से ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर हावी हो गया। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी में क्या है, अंडर द गवर्नशिप ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग। फिर ये टाइम दिया है कब से कब तक इन्होंने गवर्न किया। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वॉज पुट इनटू फोर्स, एक नई पॉलिसी आई पैरामाउंटेसी की। इसमें क्या था, एज पर द पॉलिसी द कंपनी रूल वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम। इस पॉलिसी के हिसाब से जो कंपनी का रूल था वही पैरामाउंट था, वही सुप्रीम था, मतलब जो कंपनी जो है जो चाहेगी वही करेगी। ऑल इंडियन स्टेट्स वर सपोज टू ओबे द पैरामाउंट ऑफ द कंपनी रूल, और जो इंडिया के जो सारे स्टेट्स थे उन्हें ये हुक्म दे दिया गया कि आपको ही सारे जो इनके पैरामाउंट है, जो इनकी कंपनी के रूल्स और ऑर्डर हैं, आपको फोर्सफुली या पोलाइटली आपको फॉलो करने पड़ेंगे। द स्टेट विच फेल्ड टू डू सो वॉज फोर्सफुली एनेक्स, और जो स्टेट इसके खिलाफ होता था उसे हड़प लिया जाता था, उसके वहाँ के रूलर या उसके जो स्टेट्स के जो लीडर थे उन्हें वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता था, रोक दिया जाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, सम स्टेट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस पैरामाउंटेसी पॉलिसीज। अब कुछ स्टेट इसके खिलाफ भी हो गए। फिर इससे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल व्हेन ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स अ स्मॉल स्टेट नेम कितूर इन कर्नाटका, जब कितूर जो जगह है कर्नाटका में वहाँ पर स्टेट है, तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इन्हें काबू में ले लिया, इस जगह को काबू में ले लिया अपना। क्यों, क्योंकि ये लोग खिलाफ थे, इस ट्रीटी को साइन नहीं करना चाह रहे थे, इसे फॉलो नहीं करना चाह रहे थे। द क्वीन ऑफ द स्टेट रेज्ड अ प्रोटेस्ट, और वहाँ की जो क्वीन थी, जो रानी थी, उसने एक प्रोटेस्ट खिलाफ उसके आवाज़ उठाई। रानी चिन्नामन लेड एन आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, और इसके खिलाफ अपनी जो आर्मी थी उसके साथ प्रोटेस्ट के लिए निकल गई। शी वॉज डिफीटेड एंड अरेस्टेड इन 1824 AD, और वो हार गई और 1824 AD में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। शी वॉज इम्प्रिजन्ड वेयर शी डाइड इन 1829, और उन्हें जब छोड़ा गया जब वो 1829 में उनकी डेथ हो गई, मर गई जब वो। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ रानी चन्नामन, जब रानी चन्नामन के अरेस्ट के बाद क्या हुआ, रयाना अ पुअर चाव किदार फ्रॉम संगोली। अब ये एक पुअर गरीब कस्बा था, एक लोग वहाँ का ग्रुप था, कहाँ का था, संगोली का, ये भी कितूर में रहते थे। इन्होंने क्या किया, कंटिन्यू द रेसिस्टेंस अगेंस्ट, मतलब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जो ब्रिटिश एनेक्सेशन कर रहे थे, ये जो ज़मीनें हड़प रहे थे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। ही हैड पब्लिक सपोर्ट विद हिम, इनके साथ पब्लिक सपोर्ट था, काफ़ी बड़ा ग्रुप था इनके साथ। ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स, ही वॉज फाइनली अरेस्टेड इन 1830, और इन्होंने यहाँ तक के काफ़ी ब्रिटिश कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, और इन्हें भी फाइनली 1830 में अरेस्ट कर लिया गया। नेक्स्ट, फिर एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। फिर जब इन्हें लगा कि हमने पूरी तरह से इंडिया के ईस्ट और हमारे नॉर्थ वाले पार्ट में इंडिया को साउथ वाले पार्ट में इंडिया को इन्होंने कब्जे में कर लिया था, तो इन्हें लगा कि जो हमारा पंजाब वाला पार्ट है, जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है, वहाँ से भी दूसरी एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो अटैक कर सकती हैं, क्योंकि इंडिया रिच सोर्स था स्पाइसेस का और गुड्स का। तो वो सोच रहे थे अगर कोई और कंट्री पहले कब्जा करे पंजाब पे, दूसरी कंट्रीज आए, उससे पहले हम ही इसे हड़प लेते हैं। इन 1830 द ब्रिटिश फोर्सेज डिड नॉट हैव एनी प्रेजेंस इन द नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट इलाके में इनकी कोई मौजूदगी नहीं थी, ये यहाँ पर इनका नामो निशान नहीं था, इस इलाके में इनका कोई ट्रेड नहीं चल रहा था। दे वर वरीड अबाउट द ग्रोइंग क्लोथ इन ऑफ रशिया, और ये जो रशिया की जो बढ़ती हुई पावर थी, इससे डरने लगे कि रशिया बहुत पावरफुल होता जा रहा है, इससे पहले रशिया आए, इससे पहले हम यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। They feared that Russia might enter from the northwest part of India and therefore wanted to secure it, और इसीलिए चाहते थे कि रशिया यहाँ पर इंडिया से पहले आए, इससे पहले हम इसे सिक्योर कर लें, वहाँ पर अपनी आर्मी और फोर्सेस तैनात कर दें।
दे इंगेज इन अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842। और इसी तरह से एशिया में जो अफगानिस्तान है वहाँ पर इनकी लड़ाई चलती रही उनसे, अफगानिस्तान से 1838 से 1842 तक, एंड फाइनली टुक कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान। और जो अफगानिस्तान की फोर्सेस थी उन पर भी इन्होंने काबू पाया और काबू कर लिया, और अफगानिस्तान पे भी कंट्रोल कर लिया। मतलब अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स थे वो एंटर नहीं कर सकते थे। कंट्रोल ऑफ सिंध वॉज टेकन इन 1843, और सिंध पर कंट्रोल किया 1843 में। द कंपनीज अटेम्प्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ पंजाब वॉज इनिशियली चैलेंज बाई महाराजा रणजीत सिंह। और जब इन्होंने पंजाब पर कंट्रोल करना शुरू किया तो इनके सामने सबसे जो पहले चैलेंज था, सबसे पहला वो कौन था? महाराजा रणजीत सिंह। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग थे यहाँ के पंजाब के, और इन्हें फिर हराया बट आफ्टर हिज डेथ। मगर जब इनकी डेथ हो गई, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि महाराजा रणजीत सिंह को हराएं वहाँ से और वहाँ पर पंजाब पे कब्ज़ा करें। मगर फिर क्या हुआ, जब राजा ये रणजीत सिंह डेथ हो गई इनकी, ये मर गए, तो यहाँ पर इनके लिए बहुत आसान हो गया कि अब तो पंजाब पे कोई किंग नहीं था। रणजीत सिंह भी डेथ हो गई, डाई हो गए, मर गए। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया। 2 लॉन्ग ड्रोन बैटल्स वर फॉट विद पंजाब। फिर 2 लंबी लड़ाइयाँ चली आपस में। फाइनली पंजाब वॉज ऑल्सो टेकन अंडर कंपनीज रूल। फिर पंजाब भी कंपनी के रूल में आ गया, कंपनी के अंडर में आ गया। फिर क्या हुआ? एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। अब कंपनी रूल को इन्होंने फैलाना शुरू किया, मतलब कुछ जगहों पर इन्होंने कब्जा कर लिया, फिर इन्होंने हल्के हल्के करके सोचा अब इसे अपने रूल को, अपने हुकूमत को बढ़ाते हैं। इन ईयर 1757 मार्क द बिगिनिंग ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया एंड इन अबाउट 100 ईयर्स। मतलब 1757 से इन्होंने शुरू किया और 100 साल तक लगभग ये यही करते रहे, इंडिया के अंदर पूरी तरह से रूल करते रहे। द कंपनी रूल एक्सपेंडेड टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। और लगभग इंडिया के हर हिस्सों में, हर जगहों पर इनका रूल शुरू हो गया, इनकी हुकूमत लागू हो गई। दिस पीरियड सॉ सम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और इस पीरियड में कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी आए। ऐसा नहीं था कि इंडिया के अंदर खाली ये रूल कर रहे हैं, इन्होंने कुछ डेवलपमेंट और चेंजेस भी किए। जैसे द कंपनी रियली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एनी स्टेट इन इंडिया। इनका क्या था कि ये जो कंपनी थी ये अपना जो है लॉन्च नहीं करते थे, डायरेक्टली मिलिट्री अटैक नहीं करते थे किसी स्टेट पे। इंस्टीड द कंपनी यूज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू इंक्रीज इट्स फुट होल्ड एंड फाइनली एनेक्स अ किंगडम। ये ऐसा नहीं किया करते थे कि जाके डायरेक्ट लड़ाई करी, जैसे इंडियंस रूलर लड़ते थे आपस में दूसरे रूलर्स को हराकर और वहाँ पर जगह अपने कंट्रोल में कर लिया करते थे। मगर ये ऐसे नहीं करते थे, ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिक वे से, मतलब अपने दिमाग को यूज़ करके वहाँ की जगह हड़पते थे। जैसे वहाँ का टैक्स बढ़ा दिया और वहाँ का टैक्स वो लोग नहीं भर पा रहे हैं, तो टैक्स के नाम पर कि आप टैक्स नहीं भर पा रहे हैं तो वहाँ की जगह हड़प लिया करते थे। ठीक है, ये अपनी ऐसे सुप्रीम पावर को यूज़ करके, जैसे पॉलिटिकल जैसे कि मिलिट्री पावर को यूज़ करके ये अपना टाइम नहीं वेस्ट करते थे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के मूड से यहाँ पर आए थे। सब्सिडियरी अलायंस क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली, वैसे तो ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने यहाँ पर इसे इस्तेमाल किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस बनाया नहीं था, ठीक है, फाउंडर इसके कोई और थे। द लॉर्ड वेलेस्ली स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। ये पॉलिसी स्टार्ट की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के ज़रिए, मगर इसके फाउंडर दूसरे थे। द कंपनी स्टार्टेड टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ मैनी स्टेट अंडर द सब्सिडियरी रेगुलेशन। सब्सिडियरी रेगुलेशंस के अंदर ये इन्होंने अलायंस, ये ऐसा था जिसके अंदर ये कंपनी जो थी, ये नॉर्मल जो लोग थे, जो पीपल्स थे, उनके जो इंटरनल अफेयर्स थे उनके बीच में भी ये जो है, मतलब जो इंटरनल अफेयर्स थे उनके अंदर भी इंटरफेयर करने लगे। दे सक्सीडेड इन इंस्टॉलिंग अ रूलर ऑफ देयर चॉइस इन मैनी किंगडम्स। और ये किसमें इनके अंदर ये इतनी पावर आ गई थी कि मतलब ये अपने हिसाब से अपने जहाँ पर चाहें वहाँ पर रूलर जब चाहें जब हटा दें। और जब ही हटाते ही, जैसे कि कोई रूलर इनके खिलाफ, जैसे लगता था कि ये रूलर हमारे खिलाफ होने जा रहा है, तो उसे हटाकर दूसरा रूलर क्या करते थे, पपेट रूलर वहाँ पर लगा दिया करते थे, मतलब जो इनके इशारों पर नाचे, कठपुतली जो हो, ठीक है। द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडियरी आर्म। और जो कंपनी थी वो स्टेट को फोर्स कर रही थी कि वो सब्सिडियरी आर्मी में हिस्सा लें, मतलब उसमें आए। इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू मेंटेन देयर ओन आर्म फोर्सेज। और जो इंडियन रूलर थे उन्हें ये हुकूमत, उनकी जो इजाज़त ये ख़त्म कर दी गई थी कि आप अपने आर्मी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर इंडियन रूलर ने अपनी आर्मी बनाई तो हो सकता है ये आगे हमारे खिलाफ आवाज़ उठा दें। तो जब इंडियन रूलर्स के पास, इनके किंग के पास कोई इनकी आर्मी ही नहीं होगी, कोई फोर्स नहीं होगी, तो हमारे खिलाफ ये आवाज़ भी नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो इन्हें ये मना कर दिया गया कि आप अपनी आर्मी नहीं बनाएंगे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो हम अपने सैनिक भेजेंगे, अपने वॉरियर भेजेंगे लड़ने के लिए, मगर आप अपने कोई आर्मी नहीं बनाएंगे। और आर्मी इसलिए नहीं बनाने दे रहे थे ये लोग कि इन्हें पता था कि ये इंडियन रूलर, ये अपनी आज़ादी के लिए, अगर इन्होंने कभी आर्मी हमने इन्हें बनाने की इजाज़त दे दी तो हमारे खिलाफ ही हो जाएंगे।
तो जब आर्मी नहीं रहेगी तो ये लड़ेंगे कैसे, इसलिए ये अपनी आर्मी दिया करते थे। इन्होंने कह दिया था कि अगर आपको कोई परेशानी है, जैसे भी वॉर के लिए आर्मी चाहिए होगी तो हम अपनी आर्मी देंगे। इन लिeu ऑफ दिस द पर्टिकुलर किंग हैड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सब्सिडियरी आर्मी। अब एक तरफ से इन्होंने ये कहा कि आप आर्मी नहीं बनाएंगे, फिर इन्होंने कहा कि हम अपनी आर्मी देंगे। अब ये पहले तो इन्होंने मना कर दिया कि आर्मी नहीं बनाने देंगे, फिर अपने आप ही कह रहे हैं कि हम अपनी आर्मी देंगे, और अपनी आर्मी देने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम अपनी आर्मी तुम्हें दे रहे हैं, अब तुम इसका खर्चा तुम उठाओगे। ठीक है। मैनी टेरिटरीज फ्रॉम अवध एंड हैदराबाद वर टेकन अंडर द कंपनी रूल्स बाय यूजिंग द सब्सिडियरी अलायंस। और इसी सब्सिडियरी अलायंस के चलते हुए अवध और हैदराबाद की काफ़ी कंट्रीज़ में इन्होंने अपना रूल कर लिया। बोथ द किंगडम ऑफ मैसूर एंड द मराठास वर स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल्स ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। और जब 18 सेंचुरी का जब दूसरा हाफ चल रहा था तो ये जो किंगडम्स थी कहाँ के, मैसूर और मराठास के, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इनके जो इनकी टक्कर देने वाले, जो इनके अपोजिशन थे, वो कौन थे, मराठा और मैसूर के किंग। जैसे कि पहले कौन थे, टीपू सुल्तान। द ब्रिटिश कुड नॉट टॉलरेट द राइज ऑफ दीज टू पावर। तो ब्रिटिशर्स को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये दोनों जो पावरफुल किंगडम्स और ये जो किंग्स पैदा हो रहे हैं, या ये किंग्स जो है अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, तो ये झेल नहीं पा रहे थे इससे। क्यों? क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अगर ऐसे ही इनकी पावर बढ़ती गई तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। दे डिसाइड टू वेज वॉर्स अगेंस्ट द माइटी मराठास एंड द ब्रेव सुल्तान्स ऑफ मैसूर। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इनकी पावर और बढ़े, इससे पहले हम इन्हें हरा देते हैं। किसे? माइटी मराठास को एंड ब्रेव सुल्तान्स ऑफ मैसूर। तो इन्हें ये क्या करते हैं, इनके खिलाफ शुरुआत में ही इनके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था हल्के हल्के ये पावरफुल होते जा रहे हैं और आखिर में हम इनसे हार जाएंगे। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही इनसे फाइट करना शुरू कर दी। वॉर विद मराठास। अब फिर वॉर विद मराठास में क्या था, मराठास वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट। जो मराठास थे वो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड थे, विच वर अंडर द रूलर्स ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज। अब मराठास में एक सिंगल रूलर नहीं था, अलग अलग डायनेस्टीज़ में अलग अलग रूलर थे, सच एज द सिंधियाज, होलकर्स, गैकवर्ड्स एंड भोंसलेस। मतलब ये अलग अलग जगह के नाम हैं जो वहाँ पर अलग अलग रूलर थे। These states were held together in a confederacy under a पेशवा। तो जो पेशवा थे उनके कन्फेडरेसी के अंडर, मतलब अब भाई वो ब्रिटिशर्स को हराना था। ब्रिटिशर्स पूरी तरह से इंडिया पे फैल चुके थे, तो अकेले तो छोटे छोटे ये जो गेकवर्ड्स और भोंसलेस ये अकेले तो हरा नहीं सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपना ग्रुप एक साथ मिलाया। ठीक है, द पेशवा वॉज द, और ये जब ग्रुप मिलने लगा तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये पावरफुल होते जा रहे हैं, ये अपना ग्रुप तैयार कर रहे हैं, अपनी सेना बढ़ा रहे हैं, मतलब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं हमारे खिलाफ। तो इन्होंने इनसे लड़ाई करना शुरू की थी। द पेशवा वॉज द इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मराठास। और ये जो पेशवा जो ग्रुप बन के आया, ये छोटे छोटे जो कस्बे थे उनका ग्रुप था, छोटे छोटे डिफरेंट डायनेस्टीज़ थे, आपस में सारे मराठास मिले और उसका नाम क्या था, पेशवा। ये इफेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था पूरे मराठा का। 3 मेजर्स वॉर वर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश फोर्सेज एंड द मराठास। अब ये 3 मेजर लड़ाई हुई थी मराठास और ब्रिटिश फोर्सेज के बीच में। पहली कौन सी थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। पहली में क्या था, द फर्स्ट वॉर एंडेड इन 1782 इन विच देयर वॉज नो क्लियर विक्टर। 1782 में जो पहली लड़ाई हुई, इसमें कुछ साफ पता नहीं चला कि जीता कौन है। मतलब जितना थोड़ा नुकसान उनका हुआ, थोड़े उनके मरे, थोड़े उनके मरे, इस तरह से क्लियरली ना वो उन पर रूल कर पाए, ना वो उन्हें दबा पाए। ठीक है, कोई किसी को हरा नहीं पाया। फिर दूसरी वॉर हुई, द सेकेंड वॉर वॉज फॉट ऑन मैनी फ्रंट्स। जो दूसरी लड़ाई हुई थी ये काफ़ी हिस्सों में हुई, मतलब जो दूसरी लड़ाई चली काफ़ी हिस्सों में हुई, काफ़ी टुकड़ों में हुई। मतलब एक बार आए, फिर लड़ाई हुई, फिर कुछ रिजल्ट नहीं आया, फिर गए, फिर दूसरी लड़ाई हुई, फिर रिजल्ट नहीं आया, ऐसे कई हिस्सों में लड़ाई हुई। कब से कब तक, 1803 से लेकर 1805 तक, यानी ये 2 साल तक लड़ाई चलती रही। एट द एंड ऑफ सेकेंड वॉर द ब्रिटिश गेन द टेरिटरीज ऑफ ओडिशा, दिल्ली एंड आगरा। फिर जब ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर थी, इसमें जब आखिर में जब क्या हुआ, इन्होंने इंडिया के ओडिशा, दिल्ली और आगरा पर भी कब्जा कर लिया। फिर थर्ड वॉर हुई, लास्ट जो थी, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1878 AD से लेकर 1819 AD तक ये चली। द मराठा पावर वॉज फाइनली क्रश्ड इन द थर्ड वॉर। और पूरी तरह से जो मराठा पावर थी, मराठा के जो किंग थे, जितने भी ग्रुप थे, सभी खत्म कर दिए गए, क्रश कर दिए गए। द पेशवा वॉज रिमूव, और जो पेशवा थे वो ग्रुप हटा दिया गया। एंड सेंट टू बिथुर नियर कानपुर, और उन्हें कहाँ भेज दिया गया, जो लीडर थे यहाँ के, कहाँ भेज दिया गया, कानपुर में बिथुर जो जगह है वहाँ पर। ही वॉज गिवन अ पेंशन फॉर द रिमेनिंग ईयर ऑफ हिज लाइफ, और उन्हें खाली ये कह दिया गया अपना आप रूलर रहेंगे, ना यहाँ के किंग रहेंगे, और फर्दर जो आपकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत बची है उसके लिए आपको पेंशन दी जाएगी बस।
फिर क्या हुआ, डलहौजी एंड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, डलहौजी और एनेक्सेशन की पॉलिसी क्या थी। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो इंडिया में आए, वो कौन बन के आए, गवर्नर जनरल बन के आए 1848 से। 1848 में ये लॉर्ड डलहौजी आए, ठीक है। ही वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग डिटरमाइंड टू एक्सटेंड डायरेक्ट ब्रिटिश रूल ओवर अ लार्ज एंड एरियाज एंड पॉसिबल, मतलब ये इनका जो मेन मकसद था, ये यहाँ पर क्यों आए थे कि ब्रिटिश रूल को जितना हो सके उतना ज़्यादा इंडिया में बढ़ाना। द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच डलहौजी इम्प्लीमेंटेड हिज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वॉज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और जो इनकी पॉलिसी थी एनेक्सेशन की एनेक्सेशन की जो पॉलिसी थी, इन्होंने कैसे किसके ज़रिए बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के ज़रिए, ठीक है। अंडर दिस डॉक्ट्राइन, इस डॉक्ट्राइन के अंदर क्या बात हुई थी, व्हेन द रूलर ऑफ protected state died without a natural heir, his estate was not to pass to an adopted heir as सेक्शन बाय द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द कंट्री, मतलब जो नए पहले होता था, जो पुराने रूलर मरे उनका जो बेटा है या उनके ख़ानदान से नया रूलर बन जाता था, उनकी जो हेयर होती थी, मतलब उनकी जो उनके ख़ानदान से, या ये कह लिए जैसे किसी रूलर, जो नया रूलर बनता था उनके एंसेस्टर्स की जगह पर आता था, ठीक है, उसका बेटा, उसका भतीजा, उसका जो भी होता था उनके फैमिली से ही होता था। ये रूल उन्होंने ख़त्म कर दिया। मैनी स्टेट इंक्लूडिंग सतारा इन 1848, नागपुर, झांसी इन 1848, सूरत इन 1852, उदयपुर, मतलब ये जगहों के नाम बताएं जहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्होंने, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यहाँ पर इन्होंने लागू कर दिया था। डलहौजी ऑल्सो रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइटल ऑफ मैनी एक्स रूलर्स और टू पे देयर पेंशंस, और जो इन्होंने पहले वादा किया था कि अब आप रूलर नहीं हैं, अब आप जाइए घर पे बैठिए, आपकी जितनी ज़िंदगी बची है उसके लिए हम पेंशन देंगे, आपको कमाने की, आपको रूल करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी पेंशन देने से भी इन्होंने मना कर दिया, और जितने भी पुराने रूलर थे उन्हें ख़त्म कर दिया, कह दिया कि आप अब रूलर नहीं हैं, सिर्फ हमारा रूल है यहाँ पर। दस द टाइटल ऑफ नवाब्स ऑफ कर्नाटक एंड ऑफ सूरत एंड द राजा ऑफ तंजौर वॉज एक्सटिंग्विश, मतलब अब जो कर्नाटक में जो रूल कर रहे थे नवाब्स और जो राजा थे तंजौर में, वो सब भी नवाब और जो राजा, ये सब जो वर्ड थे ये सब भी ख़त्म हो गया, ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह वॉज एक्यूज ऑफ हैविंग मिसगवर्नड हिज स्टेट अवध एंड ऑफ रिफ्यूजिंग टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, हिज स्टेट वॉज देयरफॉर एनेक्स्ड। फिर क्या हुआ, नवाब वाजिद शाह जो थे कहाँ के थे, ये अवध के थे। अब इन्होंने सोचा कि ये कुछ कर लें, इन्होंने भी आवाज़ उठाई, मगर अब ब्रिटिश रूल पूरे ऑल इंडिया में फैल चुका था, तो क्या हुआ, इन्हें भी यहाँ से हटा दिया गया और इनकी जगह भी हड़प ली गई। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश रूल में क्या था, वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, ये पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। अंडर हिज पीरियड द कंपनी एक्वायर्ड पावर इन बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, और इनके पीरियड में जो कंपनी थी उसने कहाँ कहाँ पर हुकूमत अपनी लागू की, कहाँ कहाँ पर हुकूमत इनकी हो गई, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में। द ब्रिटिश टेरिटरी वॉज डिवाइडेड इंटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी कॉल्ड प्रेसिडेंसीज, और जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी इन्होंने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव थी उस यूनिट्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उसे क्या कहा, ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज। ईच प्रेसिडेंसी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ गवर्नर, और हर प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था, ठीक है, मतलब वहाँ पर गवर्न करने के लिए एक गवर्नर अपॉइंट करते थे ये लोग। द गवर्नर जनरल वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का जो गवर्नर जनरल होता था वो हेड होता था। वॉरेन होस्टिंग कैरिड आउट मेजर रिफॉर्म्स इन द एरिया ऑफ जुडिशरी, और वॉरेन होस्टिंग जो थे ये जुडिशरी एरिया में इन्होंने ये मेजर रिफॉर्म्स बनाए, ठीक है। पिक्चर्स 1, 2, 3 ऑफ द मैप्स, जो कि मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ, इंडिया के मैप्स अभी मैंने दिखाया था, उसमें सिंपली ये शो करना चाहे कि पहले इंडिया सिर्फ हमारे बंगाल साइड और हमारे कुछ गोवा साइड इस जगह पर ही ट्रेड कर रही थी, फिर हल्के हल्के करके पूरे इंडिया पे, ऑल ओवर इंडिया पे इन्होंने क्या किया, रूल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे अभी दिखाया, ये येलो पार्ट क्या शो कर रहा है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स यहाँ पर ट्रेड करने आए थे, फिर हल्के हल्के करके इस तरह से इन्होंने, ये पूरा येलो पार्ट क्या शो कर रहा है, लास्ट थर्ड स्टेज है जब रूलर्स, इंडिया ने सारे रूलर्स को हटा दिया और इन पार्ट्स पर क्या कर लिया, यहाँ पर अपना रूल कर लिया। जो रेड पार्ट है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर इंडियंस के रूल, मतलब रूलर थे, मगर वो भी क्या थे, पपेट रूलर थे जो कि इनके कंट्रोल में थे। जुडिशरी क्या था, जैसे कि मौलवीज और हिंदूज़ में क्या होता था, कंसल्टेड टू मेक इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल लॉज प्रिवेल्ड इन इंडिया। अब ये अपने ट्रेडिशनल लॉज थे इनके कुछ, जो कि इंडिया के अंदर प्रिवेलेंट होते, ठीक है। इन 1775 आर डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज वॉज कंपाइल्ड बाई 11 पंडित। 1775 में हिंदू लॉज एक बनाया गया, जो कि किसके ज़रिए बनाया गया था, 11 पंडित के जो अलग अलग लॉज थे सबको मिलाकर। द डाइजेस्ट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय एन बी हेल्डेड। एन बी हेल्डेड ने इसे जो है
जो इनके लॉज थे, इंडिया में तो हिंदी यूज़ होती थी या संस्कृत, क्योंकि जो हिंदू मज़हब था उसमें संस्कृत मेनली यूज़ करते थे, इसे ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। इन 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज इस्टेब्लिश। फिर 1772 में एक नया सिस्टम बनाया गया। अंडर दिस सिस्टम ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, और इस सिस्टम में हर जो डिस्ट्रिक्ट होगी उसके 2 कोर्ट होते थे। पहले क्या था, अ क्रिमिनल कोर्ट जिसे कहते थे फौजदारी अदालत, एक होता था सिविल कोर्ट जिसे कहते थे दीवानी अदालत। ठीक है, दीवानी अदालत में टैक्स से रिलेटेड बात होती थी। ठीक है, टैक्स रेवेन्यूज़ जो भी होती थी ये सारी पैसों की, इकोनॉमी से रिलेटेड। फौजदारी अदालत में आर्मी से रिलेटेड। अ काजी एंड अ मुफ्ती वर टू लुक आफ्टर द क्रिमिनल कोर्ट, और जो काजी और मुफ्ती होते थे उन्हें क्रिमिनल कोर्ट को देखना पड़ता था। एंड द क्रिमिनल कोर्ट वॉज अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर, और जो क्रिमिनल कोर्ट होते थे वो भी किसके सुपरविजन में रहते थे, कलेक्टर की सुपरविजन में सारा काम होता था। बाई द रेगुलर एक्ट ऑफ 1773 अ सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप टू कैलकाता, और फिर 1773 में सुप्रीम कोर्ट कैलकाता में पहुंच गया। अ कोर्ट ऑफ अपील द सदर निज़ामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एट कोलकाता, और एक कोर्ट ऑफ अपील जिसे हम सदर निज़ामत अदालत के नाम से जानते हैं वो कैलकाटा में 1778 में कलकत्ता में पहुंच गई। ठीक है, बाई 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड, और 1778 में जैसे कि 1775 में हिंदूज़ के लॉज बनाए गए थे, इसी तरह से जो मुस्लिम्स लॉज थे उन्हें भी कंपाइल करके एक लॉज बनाया गया। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट हमारा सिविल सर्विसेज। कुछ सिविल सर्विसेज भी प्रोवाइड की गई थी इसमें। वो हमारा सिविल सर्विसेज अपॉइंट की गई कुछ सिविल सर्विसेज, जैसे कि हम जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज टू इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट द इंडियन टेरिटरीज। मतलब जो इंडियन टेरिटरीज थी, जो इंडिया की टेरिटरीज थी, उसमें कुछ सिविल सर्विसेज भी इफेक्टिवली पूरी तरह से मतलब इसमें इंट्रोड्यूस की गई। क्यों? ही सेट अप फोर्ट विलियम कॉलेज। इन्होंने क्या किया, एक अपना फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। कहाँ पर? कलकत्ता में 1801 में। टू ट्रेन द यंग सिविल सर्वेंट्स, किस लिए? जो नए सिविल सर्वेंट्स आ रहे थे उन्हें ट्रेन करने के लिए। द सिविल सर्वेंट्स वर नॉमिनेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ 1853, और सिविल सर्वेंट्स पहले नॉमिनेट किए गए थे 1853 की शुरुआत में, फिर बाद में इन्हें क्या किया, ये जो हमारे कलकत्ता में जो विलियम कॉलेज बनाया गया था इसमें ही इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। लेटर दे वर अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते थे, एग्ज़ाम किए जाते थे जिसमें कंपटीशन होता था। दे वर ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टर, और उन्हें फिर बाद में क्या कहा जाता है, कलेक्टर भी कहा जाता है। कलेक्टर क्या है अब? द मेन जॉब ऑफ अ कलेक्टर वॉज टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। इनका मेन मकसद क्या था सिविल सर्विसेज में? आज हम देखते हैं IAS PCS ये सारा होता है। ठीक है, डिफेंस वाली बात आती थी। पहले क्या था, ये इसमें कलेक्टर की जॉब दी जाती थी। मतलब जो अंग्रेज़ थे वो जो लैंड रेवेन्यू टैक्सेस जो कलेक्ट कराते थे इनसे कराते थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता था। ही ऑल्सो हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ अदर ऑफिशियल्स, और जो डिफरेंट ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे, ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे, उनके ज़रिए इन्हें लॉ और ऑर्डर को भी मेंटेन करके रखना पड़ता था। मतलब ये देखना पड़ता था कौन इस जो कलेक्टर जो होते थे, कौन ये देखते थे कि कौन रेवेन्यू दे रहा है या किसने रेवेन्यू नहीं दिया। जिसने रेवेन्यू नहीं दिया तो उसकी जो ज़मीन होती थी या उसके जो प्रॉपर्टी होती थी उसे कोलैप्स कर लिया जाता था, उसे हड़प लिया जाता था। द कलेक्टर इमर्ज्ड एज द न्यू पावर सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, और ये कलेक्टर को ही जो एक नई पावर सेंटर बना दिया गया इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में। क्यों? क्योंकि एक तरह से इन्हें बस इतनी पावर दी गई थी, तुम कलेक्ट कर सकते हो लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस, मगर फाइनली जो ये रेवेन्यू होता था ये जाता किसके पास था? ब्रिटिशर्स के पास। आर्मी, द कंपनी आर्मी में कौन होता था? मेंटेनिंग एन आर्मी वॉज टू मच इम्पॉर्टेंस टू कंपनी। अपनी आर्मी को मेंटेन करके रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि अपना डिफेंस उन्हें रखना पड़ता था। बिकॉज दे कुड ग्रो देयर क्लॉथ ड्यू टू देयर सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्योंकि वो अपनी जो ताकत थी, क्लॉथ थी, उसे कैसे बढ़ा सकते थे? अगर उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री पावर उनकी सुपीरियर होगी तभी वो अपनी ताकत को, अपनी जगह को फैला पाएंगे, अपनी किंगडम्स को एक्सपेंड कर पाएंगे। वाइल द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ अनट्रेंड फुट सोल्जर आर्म विद बोथ एंड एरोज, और जहाँ पर अगर मुगल आर्मी की बात की जाए, क्योंकि जब इंडियन आर्मी जो ब्रिटिशर्स आए थे, जब मुगल ने इन्हें एंट्री दी थी, ठीक है, मुगल ने साइन किया था कि आप अंदर आ सकते हैं और हमारे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो जो मुगल आर्मी थी वो अनट्रेड आर्मी थी। फुट सोल्जर मतलब जो जिनके पास ना ही
ऐसे फास्ट व्हीकल थे, जैसे कि आज हम फास्ट व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। फुट सोल्जर मतलब जो पैदल सोल्जर होते हैं, ठीक है, जो अपने पैरों से दौड़ कर जो लड़ते हैं, ना इनके पास जैसे कि हॉर्सेस नहीं थे। जो अंग्रेज़ आए थे उनके पास हॉर्सेस थे, ठीक है। फास्ट मूविंग इनके पास ये कह लिए जो ज़रिया था कि फास्टली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। शिप्स थे ट्रेडिंग के लिए, बहुत सारी इनके पास क्या थी, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज़ थी। इनके पास हथियार थे। ये इंडियन सोल्जर क्या यूज़ करते थे, मेनली जो तलवार का यूज़ किया करते थे। इनके पास क्या थी, जो आर्मी थी ब्रिटिशर्स आर्मी, इनके पास गन थी, ठीक है। डिफरेंट डिफेंस सोल्जर थे, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी जो थी इनके सामने बहुत ज़्यादा नीची थी और कमज़ोर थी। द ब्रिटिश आर्मी वॉज अ वेल ट्रेन एंड डिसिप्लिन फोर्स। और जो ब्रिटिश आर्मी थी वो बहुत अच्छी तरीके से वेल ट्रेन और डिसिप्लिन फोर्स थी। उन्हें पता था कि यूनिटी में कैसे काम करना है। मुग़ल पीरियड में क्या था, अलग अलग रूलर थे, अलग अलग उनकी जो अलग अलग दिमाग था कि हमें इस तरह से अटैक करना चाहिए, हमें इस तरह से अटैक करना चाहिए। मतलब इंडिया जो वर्ड आया वो ब्रिटिशर्स के बाद आया, क्योंकि इंडिया एक कंट्री तो थी मगर इसमें अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई थी, जिसमें अलग अलग रूलर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। और सबकी अलग अलग पॉलिसीज़ थी, सबके अलग अलग लड़ने के तरीके थे। तो यूनिटी ना होने की वजह से ही ब्रिटिशर्स यहाँ पर कॉन्कर्ड हो गए, यहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमत जमा ली। दे वर वेरी कंसाइज ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजियस डिफरेंस, दे वर ऑल्सो पेड रेगुलर सैलरी। और जो ब्रिटिशर्स थे उनमें कास्ट सिस्टम ये सब चीज़ें नहीं थी। इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम, रेस, कलर, इन सब बेस पर भी काफ़ी इन पे डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से भी क्या हुआ, यूनिटी ख़त्म हो गई। और आपस में बहस की वजह से, डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से क्या हुआ, ये वीक हो गए। और यही सब देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाया, ठीक है। रिलीजियस बेस पे, कास्ट के बेस पे आपस में लड़ाई करवाई इंडिया के अंदर, और इसी से क्या हुए, वो अपनी पावर को बढ़ाते गए। मुगल एम्पर एंड नवाब्स यूज़ टू रिक्रूट सोल्जर फ्रॉम फार्मिंग फैमिलीज़। और जो मुगल एम्पर थे वो क्या करते थे, मुगल एम्पर और नवाब क्या करते थे, जो फार्मर जो होते थे उनकी फैमिलीज से सोल्जर को लिया करते थे और उन्हें ट्रेन किया करते थे, अपनी आर्मी में सोल्जर बढ़ाया करते थे, ऐसे ही अपने सोल्जर लाया करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने भी यही इनकी पॉलिसी अपनाई और क्या किया कि जो गरीब जो लोग होते थे, जो पीजेंट्स, फार्मर ये सब होते थे, इनमें से क्या किया, यहाँ से सोल्जर लेना शुरू कर दिए। दिस वॉज द पीरियड व्हेन गन पावर्ड एंड गन्स स्टार्टेड टू रिप्लेस बोज एंड एरो। और ये वो ज़माना आ गया क्योंकि मुगल ख़त्म हो गए, जब तलवारें और तीर कमार ख़त्म होके क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आ गए, उनके पास गन पाउडर और गन थी, तो इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करने लगे। द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ वारफेयर नेसेसिटेड चेंजेस इन द वे द आर्मी वॉज मेनटेन और ट्रेन। और ये टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ क्या हुआ, आर्मी जो है मेनटेन की गई और ट्रेन की गई। इंडिया के सोल्जर यूज़ करके ये अपनी आर्मी को मजबूत कर रहे थे, ठीक है। एन इन्फेंट्री रिजाइम वॉज द नीड टू द पीरियड। और नीड ऑफ द पीरियड में क्या था, इन्फेंट्री एक रिजाइम हुई। द ब्रिटिश स्टार्टेड ट्रेनिंग इंडियन रिक्रूट्स फॉर बेटर डिसिप्लिन एंड फॉर मोर रिगरस प्रैक्टिस। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या शुरू किया, जो इंडियन के जो यहाँ के सोल्जर थे या फार्मर थे, उन्हें अच्छी तरीके से डिसिप्लिन वे में लड़ना और तैयार करना शुरू किया। The need of living in a regimented army meant a clash with age-old notions of caste and untouchability। और यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये सारी चीज़ कर रहे हैं, तो इसका एक ये था कि आप ये नहीं देखेंगे कि ये तो शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है, ये सारी चीज़ें जो हिंदूज़ के अंदर मेन था कि जो दलित कास्ट थी उन्हें अनटचेबल्स मानते थे। तो जो ब्रिटिशर्स के अंदर जब इन्हें काम करना पड़ता था, एक साथ काम करना पड़ता था, और ये सारी जो अनटचेबिलिटी वाली चीज़ें थी इन्हें ख़त्म करना पड़ता था। इसके साथ साथ मतलब अगर आपको लग भी रहा है कि अनटचेबल है तो उन्हें काम करना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी नीचे कास्ट का हो और कितनी भी ऊंची कास्ट का हो। अब वो किसके अंडर में है, ब्रिटिशर्स के अंदर में, तो उन्हें एक साथ काम करना पड़ता था। तो इससे क्या एक फ़ायदा भी हुआ कि अनटचेबिलिटी हल्के हल्के वहाँ पर ख़त्म हो गई। पुलिस अथॉरिटी, हिंदू एंड मुस्लिम्स किंग एडमिनिस्ट्रेड जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर बाय देयर विम्स एंड फैंसीज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लॉ और ऑर्डर मेंटेन किए गए। एज सच देयर वॉज नो स्टैंडर्डाइज रूल ऑफ लॉ इन क्राइम पनिशमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर सब्जेक्ट। पहले क्या था, इंडिया के अंदर कोई रूल और लॉज नहीं था, क्या सज़ा देनी है क्या नहीं देनी है। किंग होता था, बस उसका जो मूड कर गया उसने अपनी हिसाब से सज़ा दे दी, ठीक है। या तो फिर ज़्यादातर सज़ा क्या होती थी, तहखाने में डाल दिया जाता था या देश निकाला कर दिया जाता था, मतलब उस देश से, उस कंट्री से उसका वास्ता ख़त्म कर दिया जाता था। मगर ब्रिटिशर्स ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए कि इसकी सज़ा ये होगी, इसकी सज़ा ये होगी, ठीक है। अपनी अपनी कुछ उसकी पनिशमेंट बनाई गई।
When the British took over the rule of India, Lord Cornwallis created a permanent police department to maintain the law and order by enacting new laws. फिर जब ब्रिटिशर्स ने सारे लॉ और ऑर्डर को, इंडिया के लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना शुरू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने एक परमानेंट पुलिस डिपार्टमेंट बनाया। उसमें क्या था, कुछ लॉ और ऑर्डर बनाए गए, मतलब फॉलो करने के लिए बनाए गए कि इस पॉलिसीज़ को ऐसे फॉलो किया जाएगा, इसकी सज़ा ये होगी, ठीक है, या किसका फ़ाइन कितना होगा। कुछ लॉ और ऑर्डर मेंटेन किए गए किसमें, परमानेंट पुलिस डिपार्टमेंट में। द इंडियन पेनल कोड IPC एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC एंड सिविल प्रोसीजर कोड सो एज टू कंट्रोल, ये क्या है, हमारे परमानेंट पुलिस डिपार्टमेंट मेंटेन किए गए थे, बनाए गए थे, सो एज टू कंट्रोल देयर ओन स्टाफ एज वेल एज द लिटिगेंट्स, मतलब जो दूसरे स्टाफ्स हैं, जो इंडियन स्टाफ हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उन्हें भी कंट्रोल करने के लिए, और जो इन ब्रिटिश के अंडर, जो उनके अंदर जो लोग हैं जो लॉ और ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी कंट्रोल करने के लिए क्या बनाए गए, पुलिस डिपार्टमेंट बनाए गए। द ब्रिटिश वर इंडीड इंटरेस्टेड एंड इन ब्रिंगिंग द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द एंटायर नेशन अंडर अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ, और ब्रिटिश इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि वो इंडिया के अंदर लॉ और ऑर्डर मेंटेन करें, क्योंकि इंडिया के अंदर ये समझ लिए लॉ और ऑर्डर के नाम का कुछ नहीं था। अपनी मर्ज़ी और मुताबिक के हिसाब से जो सज़ा देनी होती थी किनको, वो सज़ा दे दिया करता था। तो ब्रिटिश ने क्या कहा कि यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई लॉ और ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ भी, मतलब कोई भी काम कहीं से भी शुरू कर देते थे इंडियन। तो एक तरह से यहाँ पर क्या किया गया, हर काम को मेंटेन किया गया, ठीक है, उसके लॉज और ऑर्डर बनाए गए। अब यहाँ हमारी कुछ एक्सरसाइज हैं। पहला क्या है हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, टिक द करेक्ट, यहाँ पर क्या है हमारा, ट्रू फॉल्स, और फिर मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स। तो सारी एक्सरसाइज हमें किस में करनी है, ये बुक में करनी है, सिर्फ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें किस में करने हैं, कॉपी में करने हैं। पहला क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन में, द बैटल ऑफ बक्सर केम टू एन एंड इन 1765 AD आफ्टर द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ। जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, जो ख़त्म हुई थी, जब वो लास्ट हुई, तो वहाँ पर जो ट्रीटी साइन हुई थी वो कहाँ पर साइन हुई थी, इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में आके उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद को जीत लिया, इलाहाबाद में फ़ाइट हुई और यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई कि अब आगे कोई फर्दर लड़ाई नहीं होगी इस बात को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड हिज फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री इंडिया के अंदर कब स्टार्ट की थी, यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हैं। 1613 AD में सूरत में स्टार्ट की थी पहली फैक्ट्री जो इंडिया के अंदर आई थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो यहाँ पर 1751 को कट करके आप यहाँ पर ऑप्शन लिख लिए डी, 1613 AD। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मेजर बैटल वॉन बाय ब्रिटिश फोर्स इन इंडिया। जहाँ से ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अब हम इंडिया के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं, वो मेजर वॉर कौन सी थी, बैटल ऑफ प्लेजी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लेजी में किसे हराया था, सिराजुद्दौला को हरा के। उन्हें तब लगा था कि अब तो हम इंडिया के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। पहले उनका मूड क्या था, सिर्फ यहाँ पर क्या करना, बिजनेस करना, मगर जब इन्होंने सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लेजी में हरा दिया, तब इन्हें लगा कि अब इंडिया के ऊपर हम हुकूमत भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने इतने पावरफुल किंग को हरा दिया था, जो मेन रूलर था वहाँ को, उसे ही हरा दिया था। तब इन्हें लगा कि अब तो हम इस पर हुकूमत कर सकते हैं, क्योंकि अब छोटे छोटे रूलर्स बचे थे, ठीक है। तो कौन सी बैटल थी, बैटल ऑफ प्लेजी। विच ऑफ दीज किंगडम्स वॉज एनेक्स्ड फॉर मिसरूल इन द स्टेट। कौन सा किंगडम था जो कि जिसे जो है, जब ये हुआ था ना कि एनेक्सेशन शुरू हुआ था, तो वहाँ के कुछ स्टेट जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे कि नहीं, हम तुम्हारी पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे, और जो हमारा रूल था, इंडिया के जो रूल्स हैं, हम उसे ही फॉलो करेंगे, और हम तुम्हें जो है कोई टैक्स नहीं देंगे, और बल्कि तुम बाहर से आए हो, तुम यहाँ पर तिजारत के तौर पे आए हो, तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो जो पहले यहाँ पर स्टेट था, वो कौन सा एनेक्स हुआ था, अवध। अवध में इन्होंने मिसरूल की वजह से क्या किया था, इसे एनेक्स कर लिया गया था। पहला कि फिर क्या है, टेक द करेक्ट, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म इन 1600। जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो गई थी, मतलब तैयार हो गई थी, और जो फैक्ट्री बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, 1613 में, ठीक है। स्टार्टिंग इसकी कब हुई थी, 1600 में, जब क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया था, चार्टर साइन कर दिया था। सेकेंड क्या था, द फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया वॉज डुप्लेक्स। जो फ्रेंच गवर्नर थे इंडिया के अंदर वो कौन थे, डुप्लेक्स थे। फिर क्या है, ये ट्रू है, ठीक है, ये दोनों ट्रू हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी। सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी किसने शुरू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने? नहीं, लॉर्ड डलहौजी ने सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी स्टार्ट नहीं की थी, ये फॉल्स है। फिर क्या है, मीर जाफ़र फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। जो मीर जाफ़र थे उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई की थी? नहीं, मीर जाफ़र ने ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई नहीं की, क्योंकि ब्रिटिश फोर्सेस ने उनसे ये कहा था कि जब हम
किंग को हरा देंगे तो उसकी बाद तुम्हें किंग बना देंगे। तो इसकी वजह से उन्होंने किंग का साथ नहीं दिया और क्या हुआ, वहाँ के जो किंग थे वो बंगाल के जो नवाब थे वो हार गए और फिर मीर जाफ़र जो है वहाँ के नवाब जो है अपॉइंट कर दिए गए। ठीक है, फिर ये हमारे क्या है मैच द फॉलोइंग है। दीवानी का हमें पता है उसमें क्या था, फौजदारी अदालत। दीवानी सिस्टम में क्या था, सारे टैक्स, मतलब ये पॉलिसी एक थी जिसमें जो है अंग्रेज़ों को ये मतलब ये दे दिया गया था, एक अपॉर्चुनिटी दे दी गई थी जिसमें वो टैक्स देने के बजाय लैंड रेवेन्यू उल्टा कलेक्ट कर लेते थे। ठीक है, ये जो है जब यहाँ के जो मुग़ल रूलर थे, जो लास्ट मुग़ल रूलर थे, उन्होंने ये साइन कर दिया था ट्रीटी, जिसमें दीवानी सिस्टम इन्हें दे दिया था कि ठीक है आप अपने काम के लिए टैक्सेस ले सकते हैं। सिंधिया एंड होलकर क्या था, ये क्या थे, मराठा कॉन्फेडरेसी थी। मीर जाफ़र कौन थे, ये कौन थे, नवाब थे बंगाल के। फिर महाराजा रणजीत सिंह कौन थे, ये थे पंजाब के रूलर थे। ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ काफ़ी साल तक इन्होंने लड़ाई ली थी और फिर इनके डेथ के बाद पंजाब पे ब्रिटिशर्स यहाँ पर हुकूमत कर पाए। पहला क्या है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स में, डुप्लीक्स स्टार्टेड द सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस किसने स्टार्ट की थी, डुप्लीक्स ने स्टार्ट की थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने नहीं की थी, जो कि हमने यहाँ पर फॉल्स किया था अभी। लॉर्ड डलहौजी इज़ नोन एज फॉर द, लॉर्ड डलहौजी ने क्या शुरू किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स शुरू किया था। तो इसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के नाम से भी इन्हें, इसके डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के नाम पर भी इन्हें जाना जाता है। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ प्लेजी। बैटल ऑफ प्लेजी में कौन हारे थे, सिराजुद्दौला। कार्नेटिक वॉर्स वर फॉट बिटवीन, कार्नेटिक वॉर्स काफ़ी स्टेट के बीच में लड़ाई हुई थी, मगर जो मेन वॉर शुरू हुई थी ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई थी, क्योंकि फ्रांस चाह रहा था कि हम यहाँ पर ट्रेड करें, ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि हम ट्रेड करें। तो आपस में कर्नाटक वॉर हुई थी, फिर फ्रांस हार गया, फिर वहाँ पर ट्रीटी साइन हुई कि फ्रांस अब दोबारा यहाँ पर इंडिया में ट्रेड करने के लिए नहीं आई थी। ठीक है, फिर आंसर दीज क्वेश्चंस इन ब्रीफ, इसमें कुछ आंसर दीज क्वेश्चंस, अब हमें ई पार्ट और एफ पार्ट हमें करना है, ये मैं आपको बुक में ही टिक करा देता हूँ। ठीक है, पहला क्या है, हाउ वाज द बैटल ऑफ प्लेजी फॉट, व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसीज। बैटल ऑफ प्लेजी, इसकी लड़ाई कैसे हुई और इसके कॉन्सिक्वेंसीज क्या थे, मतलब क्या इसका रिजल्ट आया, क्या इस वजह थी, किस वजह से बैटल ऑफ प्लेजी हुई। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लेजी वाला इसका पार्ट ओपन करिए। इसमें क्या था, द बैटल में देखिए, बैटल ऑफ प्लेजी क्यों हुई थी, आफ्टर डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 1756 द कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू इंस्टॉल अ पपेट नवाब। जब अली वर्दी खान मारे गए तो उसके बाद कंपनी क्या चाहती थी कि पपेट चाहती थी, पपेट नवाब। ठीक है, तो यहाँ से पूरा क्या है हमारा, यहाँ से लेकर आंसर नंबर फर्स्ट ई पार्ट का नेक्स्ट पेज तक, यहाँ तक है हमारा 1757 तक। ठीक है, इसमें पूरा डिस्क्राइब किया है क्यों हमारी लड़ाई हुई, किस वजह से हुई, और इसमें फिर नेगोशिएशंस हुए, एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ उठी, ब्रिटिशर्स उनकी बातों को मना करने लगे और जो रूलर्स थे इंडियन रूलर्स वो उनकी बातों को मना करने लगे। इस तरह से फिर फाइनली जो रिज़ल्ट आया वो क्या हुआ, ब्रिटिश बैटल ऑफ प्लेजी का रिज़ल्ट आया। फिर कब हुई है, 23 जून 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द क्लैश बिटवीन मीर कासिम एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो क्लैशेस लड़ाइयाँ हुई उसे डिस्कस करना है, पेज नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ई पार्ट का। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, ठीक है, मीर कासिम और उनके बीच में। तो यहाँ से ये पूरा हमें यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, ये हमारा आंसर नंबर 2 ई का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर का पूरा पार्ट है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत लेंदी है, इसे कट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 कट कर दिए। एफ में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसका भी हमें कट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इट इज सेड दैट ईस्ट इंडिया कंपनी मेंटेन्ड अ फोर्टिफाइड वेयर हाउस नियर कलकत्ता, व्हाट वाज द रीज़न फॉर डैट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो है अपने फोर्टिफाइड वेयर हाउस बनाए थे, मतलब किलाबंदी की थी। किलाबंदी मतलब जो उनका सामान कोई लूट करने ले जाए या उनके सामान पर कोई अटैक ना कर दे। क्यों उस टाइम, क्योंकि फ्रांस, डच और पोर्टुगीज अलग अलग कंट्रीज से क्या हो रहे थे, सेलर आ रहे थे, ट्रेडर्स आ रहे थे, तो एक दूसरे को सबको खतरा जाता था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि वहाँ पर हम अपने फोर्टिफाइड यानी किलाबंदी करेंगे, अपने सामान को गोडाउन के अंदर बंद करेंगे जिससे कोई उसे नुकसान ना पहुँचा पाए। ठीक है, तो आपके बुक में इसका आंसर नहीं है तो इसे हमने कॉपी में किया है, इसे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ऐसे पॉज कर सकते हैं वीडियो। तो ये इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने के बाद यहाँ लिखना है, इट मेंटेन अ फोर्टिफाइड वेयर हाउस नियर कलकत्ता बिकॉज एट दैट पीरियड ऑफ टाइम ट्रेड वॉज डन विद द हेल्प ऑफ शिप्स एंड सी रूट्स। So in order to prevent the trade item from being damaged or stolen, they
फॉर्म अ फोर्टिफाइड वेयर हाउस नियर कलकत्ता। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दे फॉर्म अ फोर्टिफाइड वेयर हाउस, यहाँ पर लिख लिए फॉर्म। ठीक है, दे फॉर्म या दे ग्रेड जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और ये हमारा हिस्ट्री का पीए फर्स्ट का कोर्स भी यहीं पर कंप्लीट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिए पीए फर्स्ट कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पर पीए फर्स्ट कोर्स कंप्लीट हो गया। सारी एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है। ई और एफ कहाँ पर करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ कॉपी में। सो ठीक है, आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।